हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी पेडागोजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में जो है मैं आपके बीच में नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है आपका एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने वो देख ली होगी। तो पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी तो मैं फिर से जो सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा दोबारा से इसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और चूंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं पेडागोजी के लिए तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 200 फीस है नोट्स के लिए, और आप मुझे पे कर सकते हैं गूगल पे वगैरह से, और उसके बाद मुझे बता देना, फिर इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और फ्रेंड्स, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर आप फ्री में दे दो हमको। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है तो वो आपसे थोड़ा सा मिनिमम चार्ज ले रहा है, तो वो उसको भी आप कहते हो कि ये फ्री में दे दो। और अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला आपसे 2,000 रुपये लेके पढ़वाएगा तब आप खुश हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए इस तरीके की बातें मेरे सामने मत कीजिए। ठीक है, चुपचाप जिसको लेना है वो फीस पे कीजिए, और जिसको नहीं लेना है वो मत लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे मैंने बात की कि हम आज एनसीएफ 2005 के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण है वो लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है एक, उसका नाम है सभ्यता और प्रगति से, है ना। सभ्यता यानी कि आपका सिविलाइजेशन एंड प्रगति प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ये एक उनका निबंध है। उसी से इसका जो उदाहरण है वो लिया गया है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन जो है इन बचपन की कुंजी है। मतलब ये तीन चीज़ें बचपन में होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी होनी ज़रूरी है, व्यक्ति का उदार होना ज़रूरी है, और आनंदमय बचपन होना ज़रूरी है। ये किसी भी बचपन की कुंजी है। और सामाजिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस, समानता के संवैधानिक जो मूल्य हैं उन पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी जो समाज है उसके आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस प्रकार के दस्तावेज के में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्यों को उन उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये दस्तावेज है इसके अंदर इस प्रकार से जो है हमारे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि जो हम अपने समाज को किस प्रकार से एक समता मूलक जो समाज होता है, और जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसी का अकॉर्डिंग एक सेकुलर राष्ट्र और बहुलतावादी समाज जहाँ पर कि मल्टी जो सोसाइटी है उसको प्रमोट किया जाता है, उन सभी का सम्मान किया जाता है। और साथ के साथ सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, जिसके अंदर आता है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी शिक्षा हासिल हो, उसको भी संसाधनों तक उसकी पहुंच हो। तो ये इसको किस प्रकार से बनाया जाए, ये इस उद्देश्य के तहत इसके अंदर बात की गई है इस दस्तावेज में। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें बेसिकली किसकी बात है। तो एनसीएफ जो 2005 है यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली इन्होंने 5 इसके जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं कि 5 इसको निर्माण करने के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उन्हीं के बेस पर ये बने हुए हैं। ठीक है, तो वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत है इसके अंदर कि जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। फ्रेंड्स, जो ये एनसीएफ है ये आपके जो आपकी पेडागोजी होती है उसका बेस है। अगर आपने एनसीएफ समझ लिया तो आधा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इन टॉपिक्स से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जब हम इन टॉपिक्स को समझ लेंगे उससे जो है वो कॉन्सेप्ट जो हमारा बिल्ड होगा उससे क्वेश्चन अब उठ के आ रहे हैं। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन अब डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो उसमें बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत में सबसे पहला है स्कूल ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि व्यावहारिकता से जोड़ना, सिंपल सी बात है। दूसरा, पढ़ाई को जो है रटंत प्रणाली यानी कि रोट जो लर्निंग है उससे मुक्त करना। ओके, यानी कि किस प्रकार से जो रोट लर्निंग है उसको समाप्त किया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, पाठ्यचर्या का जो विकास है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वह बालकों के सर्वांगीण विकास का जो है वो अवसर उपलब्ध कराए। तो
ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड हो सके, इस प्रकार का करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। जिसके लिए जो करिकुलम है दोस्तों, उसमें जो है होनी चाहिए विविधता, क्योंकि करिकुलम में जब विविधता होगी तब जाकर ही तो हम उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, तब जाकर जो है वो प्रत्येक किस्म के जो बच्चे होंगे, हर एक टाइप के जो बच्चे होंगे उनको उसमें मौका मिलेगा। उसमें चाहे आपका किसी बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, तो हर प्रकार के बच्चे के लिए हम क्या करें कि कुछ ना कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इस प्रकार का सिलेबस हम डिज़ाइन करें। और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों कि जो करिकुलम है उसमें एक डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पढ़ाई। ये अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पढ़ाई जो है वो बेसिकली इसमें ये था कि पढ़ाई का जो है वो रटन प्रणाली से मुक्ति होती है तो है ही, उसकी समझ आधारित वो हो, पढ़ाई को अंडरस्टैंडिंग बेस किया जाए, रोड लर्निंग से मुक्ति हो। और वो एक और पॉइंट है था इसमें जो मैं लिखना भूल गया हूँ, यानी रिपीट हो गया वो, तो उसमें ये है कि जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। ठीक है, यानी कि उसको केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित न रखा जाए, बल्कि उसमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो कि वो उसमें एक लचीलापन हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो। और उसको कक्ष की जो है वो अपना क्लासरूम है उसको गतिविधियों से जोड़ा जाए। गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज़, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जाए और लचीला एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर कि हर प्रकार के बच्चे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी होंगी। ओके, तो ये था चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो आस्थावान विद्यार्थी हैं वो तैयार हों तथा राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं में को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए। तो बेसिकली हमारा जो राष्ट्र है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसकी आस्थाएं हैं और वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है काम करता है, वैसे जो है हमारे नागरिक तैयार हों। इससे क्या होगा, एक तो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी, दूसरा राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ेगा। ओके, और राष्ट्रीय एकीकरण होगा तभी तो देश का भला होगा, यानी कि व्यक्ति स्वयं जो है अपने भले से पहले देश का जो है वो भला सोचेगा, यानी एक सामूहिक हित के अंदर उसके अंदर भावना आएगी। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी की जितनी बुक्स होती है उनके अंदर पहले ही पेज के अंदर लगभग सारी जो बुक्स हैं उनके उसमें करीब जो आपका प्रेम्बल है हमारे संविधान का वो दिया हुआ है ना। तो वो प्रेम्बल देने का मतलब ही यही है कि बच्चा पहले से ही उस प्रेम्बल को पढ़े और उसको पता रहे कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं। स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व की भावना है, धर्मनिरपेक्षता, है ना, और सभी के लिए जो है वो एक समता मूलक समाज की स्थापना, ये सब चीज़ें जो उसके अंदर लिखी हुई हैं ये सब हमारे संविधान का उद्देश्य है और यही हमारे राष्ट्र का भी उद्देश्य है। तो वो बच्चे को पहले से ही उसके दिमाग में वो चीज़ें हों, इसलिए वो उसको हर जो किताब है उसमें दिया हुआ ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार शिक्षा को मुक्त करने वाली जो एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, यानी कि कैसे मुक्त करने वाली, जो कि सभी तरह के जो शोषण होते हैं, गरीबी होती है, अन्याय, लिंग भेद, उन सभी से मुक्त करता हो। यानी बेसिकली शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति को इन सारे चीज़ों से मुक्त करता हो, उनको मुक्ति प्रदान करता हो। क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी तब वो अपने आप प्रोग्रेस करेगा, तब उसकी जो है तरक्की होगी, तब वो आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, तब उसका क्या होगा, शोषण रुक जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे, तो वो लिंग भेद, जातिगत भेद, अन्याय दूसरों के प्रति, ये सब करना बंद होंगे, तो इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का मतलब वही है, एनसीएफ का भी उद्देश्य वही है। फिर है नेक्स्ट, जो यह दस्तावेज है ये एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है उसकी पहल पर तैयार किया गया और प्रोफेसर जो यशपाल है वो उसके अध्यक्ष थे। तो इसीलिए यशपाल जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर बताया जाता है कि ये बना हुआ है। ओके, और उसके बाद इसका जो एक प्रमुख सूत्र है वो भी आपको याद रखना है, जो इसमें इसका मतलब हेडिंग ही समझ सकते हैं आप इसको, तो वो है इसका शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, तो ये इसकी एक प्रमुख सूत्र कह सकते हैं या उसकी एक हेडलाइन कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर अंग हैं एनसीएफ 2005 के अंदर, तो उसके बेसिकली दोस्तों एनसीएफ 2005 को 5 अंगों के अंदर बांटकर विभाजित किया गया है। तो वो 5 अंग कौन कौन से हैं, पहला है आपका परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना व और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कार्य का कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 चैप्टर अलग अलग दिए गए हैं उसमें, और 5 चैप्टर के अंदर ये पूरा का पूरा एनसीएफ डिवाइड है। ओके,
तो हम देख लेते हैं इसमें एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इस जो भाग है उसमें बेसिकली एनसीएफ की जो रूपरेखा है उसका परिचय दिया गया है कि उसमें बेसिकली किसकी बात की गई है, उसकी रूपरेखा मतलब उसका जो एक एस्टिमेट है, उसका ड्राफ्ट है वो किस प्रकार का है, मार्गदर्शक उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, गुणवत्ता के जो हैं आयाम कौन कौन से हैं, और शिक्षा का जो सामाजिक संदर्भ, शिक्षा का जो लक्ष्य, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर समावेश हैं, यानी ये सब परिप्रेक्ष्य के अंदर दिए गए हैं। इस भाग के अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करें तो सबसे पहला बात इसमें बोली गई है कि शिक्षा बिना बोझ के, जो कि इसका सूत्र वाक्य है, उसके आधार पर हमें क्या करना है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो नई वाली एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 के अंदर, तो उसमें बेसिकली यही बात हो रही थी कि जो बच्चे हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो उनकी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, वो उनके शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए बस्ते का भी वेट जो है वो तय कर दिया गया है। छोटे बच्चों का वेट, बस्ते का वेट 1-1.5 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तय हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि जो छोटी क्लासेज हैं उनमें इतने छोटे बच्चे हैं और वो उस क्षमता के लायक नहीं है, लेकिन उनको भी 10-10 किताबें पकड़ा के पूरा बैग भर के उनको भी भेजा जाता है। तो उससे क्या होता है, उनका एक तो शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है और दूसरा मानसिक रूप से वो बोझ फील करते हैं। तो शिक्षा बिना बोझ के कैसे होगी, उन्हें तो बर्डन महसूस होगा ही। तो मेनली ये है कि बर्डन को कम करना, इसीलिए नई जो पॉलिसी है उसके अंदर उन्होंने बात की है कि आने वाले टाइम में जो है छोटी जो क्लासेज होंगी, जैसे कक्षा 3 तक जो क्लासेज होंगी, उसमें तो बिना बैग के पढ़ाई होगी। ओके, यानी कि कोई किताबों का रोल नहीं होगा, सिर्फ प्ले मेथड से ही जो है पढ़ाई की जाएगी। जितनी भी बेसिक जो अवधारणाएं हैं वो प्ले मेथड से करवाई जाएंगी। तो उसके लिए विद्यालयों का उतना संसाधन संपन्न होना भी जरूरी है। तो इतना ज़्यादा अभी तो सरकार के पास ना बजट है ना उतनी ज़्यादा संसाधन है, तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में क्या होगा, सरकार को ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, दूसरा टाइम भी इसके अंदर लगेगा। तो होपफुली 2030 तक जो है ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। नेक्स्ट है आपके पास शिक्षा के लक्ष्य, समाज में जो तत्कालीन महत्वाकांक्षाएं व जरूरतों के साथ वैश्विक जो मूल्य यानी कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं आज की डेट में, तथा समाज के सरोकारों के साथ बृहत मानवीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसके अंदर इस प्रकार की बातें बोली गई हैं कि भाई जो हमारे मूल्य होने चाहिए वो वैश्विक मूल्यों से सरोकार रखते होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे जो मूल्य हैं वो बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं, और दूसरा बृहत जो मानवीय आदर्श हैं उनको प्रतिबिंबित करते होंगे। तो जो ह्यूमन एक आइडियल आदर्श होते हैं वो हर देश के अंदर सेम होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते हैं, वो दुनिया के कहीं भी जाए उसमें जो आदर्श होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। तो उस प्रकार से जो है इसके अंदर डिजाइनिंग की गई है। नेक्स्ट है आपके पास ऐसे नागरिकों को तैयार करना, इसका उद्देश्य है जो लैंगिक न्याय, मूल्यों, लोकतांत्रिक जो व्यवहार हैं, अनुसूचित जो जनजातियां हैं और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों, यानी कि वो उनको समझने वाले हों, उनको समझने के लिए वो तैयार हों, यानी सेंसिटिव हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार के जो उसके सामने कोई अन्याय हो रहा है या अनुसूचित जाति जनजाति इन पर किसी पर इनके ऊपर क्या, इनके साथ क्या समस्याएं हैं उनको समझने योग्य हो, या आपके जो लोकतांत्रिक व्यवहार हैं वो कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं, और न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, ये सारी की सारी अवधारणाएं जो है वो समझने योग्य बच्चे तैयार करना, ताकि उनमें क्या आ जाए, एक राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता विकसित हो। क्योंकि पहले से ही अगर उनकी इस प्रकार से ट्रेनिंग होगी तब जाकर ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और राजनीतिक रूप से और आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के सक्षम होंगे। ओके, आपने देखा होगा कि जिस देश में जिस प्रकार का करिकुलम चलता है या जिस प्रकार की विचारधारा जो है वो प्रशासकों के या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, वहाँ पर उसी तरीके की अवधारणाएं विकसित हो जाती हैं। जैसे कि भारत के अंदर बचपन से ही हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि भाई जो है हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हमारे देश के अंदर जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, और हमें सभी को जो है साथ लेकर चलना है, सभी का सम्मान करना है। तो वो वैल्यूज हमारे अंदर हैं। अगर कोई और देश है उसमें जब ये अगर कोई और देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या कोई और कंट्री, जहाँ पर कि अगर इस प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं करिकुलम के अंदर ही, अगर एक पर्टिकुलर किसी धर्म की सुप्रीमेसी की बात होती है या किसी एक चीज़ को के प्रति जो है वो पूर्वाग्रह होते हैं, तो उसमें बालक जो है वहाँ के उसी प्रकार के नागरिक तैयार होंगे। तो बेसिकली ये जो है प्रिंसिपल पूरे के पूरे देश के बच्चों को तैयार करने के हिसाब से तैयार होते हैं। फिर है आपके पास
पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के अवस्थाएं एवं आकलन। तो यहाँ आपके पास एक और नया चैप्टर है। इसमें इस भाग में जो है बेसिकली भाषा, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षण, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, काम व शिक्षा, आवास, आकलन, मूल्यांकन, इन सभी विषयों को इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो विषयों से संबंधित बात है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। सबसे पहले तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो बहुभाषिकता है वो एक संसाधन है, किसी भी राष्ट्र के लिए संसाधन है। और अगर हम कहें कि ये एक कोई भी अन्य अगर राष्ट्रीय हमारा रिसोर्स है, संसाधन है, उसकी तुलना में ये इसकी मतलब उसकी उससे इसकी तुलना की जा सकती है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मल्टी जो लिंग्विज्म है वो हमारा एक अच्छी बात है मतलब हमारे देश के लिए, और वो हमारी एक विरासत है, हमारे एक संसाधन है जिससे हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो ये एक हमारा एक संसाधन है, नेशनल एसेट हम इसको कह सकते हैं। फिर उन्होंने बात की है नेक्स्ट, भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों की जो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उनकी मातृभाषा में की जानी चाहिए, क्योंकि यह उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है उन्होंने बात की है कि जो अल्पसंख्यक हैं क्योंकि उनकी जो भाषाएं हैं उनको वो लुप्त ना हो जाए, उसके लिए उनका क्या होना जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रमोट किया जाए। अब नई पॉलिसी के अंदर तो उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है कि प्रत्येक राज्य जो है अब प्राथमिक स्तर पर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज जो भी कहिए उसमें जो है वो एजुकेशन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उत्तराखंड है तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर अब गढ़वाली भी पढ़ाई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो अपनी मातृभाषा में है और उसमें सबसे ज़्यादा सीखता है। और दूसरा ये कल्चर जो है या अपनी विरासत है उसको बचाने का भी एकमात्र जरिया है। नेक्स्ट है आपके पास गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त प्रतियों का निर्माण करना है। तो जो हम गणित सिखाते हैं बच्चों का उसका बेसिकली लक्ष्य ये है कि बच्चा किस प्रकार से उसके अंदर लॉजिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप की जाए और किस प्रकार से जो है वो अमूर्त चीज़ें यानी कि जो उसके सामने नहीं है उनको किस प्रकार से वो अपने दिमाग से हल करने में सक्षम हो और अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है उनको दिमाग में बिठाने के सक्षम हो। ये सब चीज़ें उसका निर्माण करना ही गणित शिक्षण का उद्देश्य है। और गणित शिक्षण में उन्होंने बेसिकली बात की कि अंकगणित, बीज गणित हो गया, त्रिकोणमिति और सामान्य जो होता है, सामान्य जो परिस्थितिवस्त क्वेश्चन होते हैं, अनुमान लगाना हो गया, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने समायोजित करना है इसके अंदर, ताकि हर प्रकार के बच्चा जो है समझने योग्य गणित, और गणित को इस प्रकार से पढ़ाना है ताकि वो कोई उसका जो डर बच्चों के अंदर है उसको समाप्त किया जाए। फिर नेक्स्ट है आपके पास जो विज्ञान है उसको एक गत्यात्मक और निरंतर परिवर्तित जो ज्ञान है उसका ऐसा भंडार है जिसमें अनुभवों को के नवीन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो गत्यात्मक का मतलब होता है डायनेमिक, यानी जो लगातार परिवर्तनशील है। तो विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए उसमें नई नई चीज़ें जो जानकारियाँ हैं वो एड ऑन होती रहती हैं। तो नए नए डेवलपमेंट होते हैं, तो नए नई जो है जानकारियाँ एड ऑन होती है, तो जिसके अनुभवों के नवीन जो क्षेत्र हैं उसमें शामिल किए जाते हैं, है ना। जो एक्सपीरियंस है नए नए वो उसमें शामिल लगातार होने चाहिए। और विज्ञान की जो शिक्षा है वो ऐसी हो जिससे शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो, किस प्रकार से कोई चीज़ होती है और किस प्रकार से उसका अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रक्रिया कैसे चल रही है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर सके, ये विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की है सामाजिक जो विज्ञान है उसके शिक्षण का बेसिकली उद्देश्य है कि ऐसी जो पाठ्यचर्या वो तैयार करना जो विद्यार्थियों में जो समाज के प्रति आलोचनात्मक जो समझ है या उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन जो है या क्रिटिकल थिंकिंग है डेवलप कर सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दोनों प्रकार के किसी चीज़ के एस्पेक्ट्स पर जो है सोचने की क्षमता और उसके बीच में जो है क्या बीच का रास्ता हो सकता है उसको निकालने की क्षमता, उसी को हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षक सिद्ध होती है। तो इन्होंने हस्तशिल्प को भी प्रमोट करने की बात हुई है, हैंडीक्राफ्ट्स। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने भी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें के अंदर बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स और इसकी शिक्षा देने की बात की थी। तो इसमें भी यही बात है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार से इसको लाया जा सकता है उसके लिए प्रयास करने चाहिए। फिर आपके पास स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से होना चाहिए। तो बच्चा जो है वो दैनिक जीवन में उसकी जो डेली टू डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें घट रही हैं उसको हम शारीरिक शिक्षा से जोड़ दें
और उससे जोड़कर उसको पढ़ाएं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो ये आपको फायदा होगा, या अन्य चीजें भी, व्यायाम योगा, ये सब चीजें इसके अंदर स्वच्छता के अंदर शामिल ऑलरेडी हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास शांति के लिए शिक्षा। तो ये इसमें एक नई बात थी, एनसीएफ में ये पूछा भी गया था कई बार एक एग्जाम के अंदर कि जो पीस एजुकेशन है यानी शांति के लिए शिक्षा, वो किस में बात की गई थी, तो वो आपका एनसीएफ के अंदर बात की गई थी। और इसमें नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के विकास के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये इसमें बात की गई है आपके एनसीएफ के अंदर। ये आपको ये याद रखना है, शांति के लिए शिक्षा, पीस एजुकेशन। तो बेसिकली शांति के लिए शिक्षा का मतलब यही होता है कि भाई दुनिया के अंदर जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और किस प्रकार से जो है हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के एजुकेशन को प्रमोट करना है जिसमें कि बच्चा कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करे, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो और प्रकृति और मानव के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए उसके लिए वो समझने योग्य हो। फिर आपके पास सीखना और ज्ञान, ये एक नया चैप्टर है जिसमें इस भाग में बेसिकली सक्रिय जो विद्यार्थी हैं उनकी प्राथमिकता, विद्यार्थियों को संदर्भ में रखना, विकास और सीखना जैसे विषयों को समावेश किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें बोली गई हम देख लेते हैं। एक मिनट जरा मैं पानी पी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें समाज से सबसे पहले बात हो गई इसमें कि समाज से मिलने वाली जो अनौपचारिक शिक्षा है वो विद्यार्थी को अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने के लिए स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। तो बेसिकली ये बात हो रही है कि जो भी समाज के अंदर जो एक तो होती है औपचारिक शिक्षा जो कि विद्यालय के अंदर मिलती है फॉर्मली, और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा जो सोशली हम अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, जो समाज में रहते हैं उससे लेते हैं। तो उससे विद्यार्थी अपना ज्ञान जो है स्वयं सृजित करता है और उसके अंदर स्वाभाविक एक क्षमता विकसित होती है और उसके अंदर ये भी चीज़ें उसे पता चलती है कि कौन सी चीज़ ग्रहण करनी, कौन सी नहीं करनी है। ओके, अगर हम उसे समाज में जाने ही नहीं देंगे, उसे किसी प्रकार के आलोचना झेलने की उसे के अंदर ताकत विकसित होगी ही नहीं, तो उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास सभी जो बच्चे हैं उनकी खेलों, क्रियाकलाप, योग आदि में जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये अगर आप बच्चे का न केवल शारीरिक यानी कि फिजिकल, बल्कि उसका जो मेंटल और सोशल जो डेवलपमेंट है, इन सभी के लिए उसको सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, या चाहे वो गेम्स है, चाहे वो आपका योगा है या एक्सरसाइज है, किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं स्कूल के दौरान, उन सभी के अंदर उसकी मैक्सिमम भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि उसका मैक्सिमम पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाए। फिर आपके पास है संज्ञान का अर्थ। तो संज्ञान जो है या कॉग्निशन, उसका जो अर्थ है उसमें कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ठीक है, तो संज्ञान जो है बेसिकली उसका क्या अर्थ होता है कि कैसे हम जो है अपने कार्यों के माध्यम से और अपनी भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया का अभिनय है। तो इन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन है यानी कि वातावरण से अंतःक्रिया, उसको सीखने की प्रक्रिया के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग माना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात इसमें की गई है कि शिक्षक जो है वो एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों में जो अभिव्यक्ति और ज्ञानार्जन होता है दोनों को जो है वो प्रोत्साहित करने का काम दोस्तों कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपके पास नेक्स्ट है समावेशी जो कक्षा है उसके शिक्षक की जो पाठ योजना और इकाई योजना बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदली जा सके। तो बेसिकली जो समावेशी शिक्षक हैं, शिक्षा या क्लास होती है उसके अंदर तरह तरह के जो हर प्रकार के टाइप के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों की स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी पाठ योजना को यानी कि आपके लेसन प्लान को या यूनिट प्लान, ये सब चीज़ें आपने आवश्यकता अनुसार बदलनी है। यानी कि जो टीचर है उसका काम है बच्चे के अनुसार ढलना, क्लास के अनुसार, न कि बच्चों को टीचर के अनुसार ढलना। तो ये बात है। फिर आपके पास नेक्स्ट बच्चों के विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंता के उनको अवसर प्रदान करना। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनको उनके चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, सामाजिक हो, आर्थिक या नैतिक, इन सभी के बारे में वो क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए उनको अधिक से अधिक जो है जो अवसर है वो प्रदान किए जाएँ। जितने ज़्यादा अवसर बच्चे को प्रदान किए जाएंगे उतने ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है इसमें विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। तो इसके अंदर बेसिकली बात हुई है कि इस प्रकार में इसमें क्या हुई है, इस भाग में बात
जो भौतिक वातावरण और सभी बच्चों की जो भागीदारी, अनुशासन, सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों और समुदायों के लिए स्थान, अधिगम के संसाधन तथा शिक्षक की स्वायत्ता और व्यावसायिक स्वतंत्रता जैसे विषयों का समावेश। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर डाले गए हैं। और ये दस्तावेज तो दोस्तों वैसे में रियल में देखोगे तो 500 पेज से ऊपर का दस्तावेज है, इसमें केवल हम मुख्य बातें ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके, इसमें बात हुई है सबसे पहले कि कक्षा जो है उसका जो आकार है दोस्तों, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसके लिए इन्होंने बात की कि 1:30 से ऊपर का जो रेशियो वो नहीं होना चाहिए किसी भी क्लास का, यानी कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना ही होना चाहिए। अगर 30 से 31 हो गया या 32 हो गया तो वहाँ पर आपको सेकेंड टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है, स्कूल की संस्कृति ऐसी हो जो शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करने के साथ साथ ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की जो रुचि यानी इंटरेस्ट है यानी क्षमताएं हैं उनको विकास को बढ़ावा मिल सके। तो बेसिकली इसमें बात वही हो रही है कि किस प्रकार से हम ऐसी कल्चर बना दें, स्कूल का ऐसा वातावरण बना दें कि प्रत्येक जो बच्चा है वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसमें योगदान कर सके, उसके लिए कुछ करने को हो और वो उससे उसका विकास हो पाए। ओके। फिर है आपके पास अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करने के साथ बच्चों की सक्षमता को बढ़ाने में सहायक हो। और शिक्षार्थियों के लिए जो वार्षिक योजना है उसको इस प्रकार से तैयार किया जाए जिसमें कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से खुद भी भाग ले सकें। ओके। नेक्स्ट है आपके पास व्यवस्थागत सुधार, यानी कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यानी कि पॉलिसी लेवल पर किस प्रकार के सुधार होने चाहिए। तो इस भाग के अंदर बेसिकली बात हुई है कि गुणवत्ता को लेकर जो है सरोकार होना चाहिए, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम को सही से डिजाइन करना चाहिए, उसका नवीनीकरण उसके लिए होना चाहिए, शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, टीचरों की ट्रेनिंग उचित होनी चाहिए ताकि वो उचित जो है वो करिकुलम को का डिज़ाइन करें, उचित करिकुलम जो है वो बना पाएँ। परीक्षाओं में जो है प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसको किस प्रकार से प्रमोट किया जाए उसके लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। विचार व जो व्यवहार है उसमें नवाचार जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। तो इनोवेशन किस प्रकार से शिक्षा के अंदर प्रमोट किया जा सकता है उसका भी समावेशन किया जाना चाहिए। ओके। तो इनोवेशन का मतलब ये है कि हम एज ए टीचर जो है किस प्रकार से अपने इनोवेटिव तरीकों से जो है क्लास को जो है डिजाइन कर सकते हैं, है ना, क्लास को डिजाइन कर सकते हैं। अपनी क्लास के अंदर हम क्या क्या जो है ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिससे कि वो कक्षा और ज़्यादा इनोवेटिव हो जाए। या जैसे आप आपकी जो कई जो स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी जो स्कूल की बिल्डिंगें हैं उसी को जो है अलग अलग प्रकार के चित्रों से भर दिया गया है ताकि वो बच्चे उनको देखकर ही जो है कई चीज़ें समझ जाएं। तो ये चीज़ें सारी की सारी नवाचार के अंदर आती हैं, इनोवेशन के अंदर आती हैं। और ये चीज़ें आज के समय में एज ए टीचर के लिए ये ज़रूरी हो गई हैं कि वो शिक्षा के साथ साथ नवाचार को भी प्रमोट करें। ओके। नेक्स्ट है आपके पास महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इसके बारे में। तो एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार के लिए के अंतर्गत सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात की गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जो इवैल्यूएशन है उसमें इसमें बात की गई है कि किस प्रकार से बच्चे का जो है वो एक सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो और उसका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन किया जाए। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 है, उसका मूल सूत्र शिक्षा जो बिना बोझ के हैं। ये पहली बार 1993 जो है इसमें इसका विचार दिया गया था। आप जानते हैं यशपाल जो प्रोफेसर यशपाल है उन्होंने 1993 के अंदर ये विचार दिया था, हालांकि ये 2005 में जाकर इसको एनसीएफ में इम्प्लीमेंट किया गया। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य से को विकसित करना है। तो ये एक बार पूछा गया था कि कला शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। नेक्स्ट है आपके पास एनसीएफ 2005 है, उसमें गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है। तो लंबी आकृति का मतलब यहाँ पर यह है कि एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से बनाना है, उसको जोड़कर उससे किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, तो उसी को लंबी आकृति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास एनसीएफ 2005 बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। तो यहाँ पर बच्चों की गलतियाँ जो है उसको एक बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है और उसके अंदर कहा गया कि बच्चे गलती करते रहने चाहिए। जितनी ज़्यादा वो गलती करेंगे उतनी ज़्यादा वो सीखेंगे और उतनी ज़्यादा जो है उनकी गलतियों को पहचानने के हमें अवसर प्रदान होंगे और तब हम उसका समाधान कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एनसीएफ 2005 है, उसमें सूचना को ज्ञान मानने से बचने की सलाह दी गई। तो उसमें कहा गया कि सूचना ज्ञान नहीं है, सूचना को ज्ञान ना माना जाए।
फिर नेक्स्ट है आपके पास एनसीएफ 2005 है, उसमें सामाजिक जो अध्ययन है उसके सभी जो स्तर होते हैं उस पर लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं उनको शामिल करने की बात की गई, ताकि जो है किस प्रकार से जेंडर जो इश्यूज हैं उसके प्रति जो एक भावनाएं अलग तरह की हैं उसको डेवलप किया जा सके, और साथ के साथ जो स्वास्थ्य संबंधी जो जागरूकता है लोगों के अंदर वो पैदा की जा सकती है, उसको शामिल किया जाए करिकुलम में, ये बात की गई है। प्रोफेसर जो यशपाल कमेटी बनी थी दोस्तों, उसमें को टोटल 38 सदस्य थे, और इसकी जो कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप वो दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आपके पास एनसीएफ 2005 है, उसमें सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताया गया है। तो सपनों के भारत धरातल पर उतारने की युक्ति को इसको बताया गया है। 2020 में जो पॉलिसी आई उसमें भी यही बोला गया है कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हमारा सपनों का भारत बन जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों इतने आसान नहीं होता है, पॉलिसी में एक चीज़ लिख देना अलग चीज़ होती है, ग्राउंड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी बात होती है। तो इसी कारण से जो है इसके अंदर कहीं तो बहुत सारी बातें गई थी, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाई? नहीं हो पाई। अभी तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी नहीं हो पाया है प्राथमिक शिक्षा के अंदर, तो बाकी चीज़ें तो बात की बात है। तो इसीलिए जो है जो एक सपनों का भारत या सपनों का बोलते हैं कि भारत धरातल पर उतरने की बात है, उसमें अभी टाइम लगेगा। जैसे कि अब्दुल कलाम है, उन्होंने तो 1998 2000 में सोच लिया था कि हम 2020 तक क्या करेंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक डेवलप कंट्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, फिर दूसरा जो है संसाधनों की कमी। तो इस तरीके से भारत भी एक अपनी महत्वाकांक्षा रखता है कि 2030 तक हम कैसे करके एक विकसित राष्ट्र बने, और उसकी शुरुआत तो एजुकेशन से ही होगी, है ना। नेक्स्ट है आपके पास जो करिकुलम शब्द है वो कहाँ से लिया गया, वो कुरेर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखना। और लास्ट में एक चीज़ और है, ये मैंने पहले भी बताया कि एनसीएफ 2005 में जो है उसकी शुरुआत सभ्यता और प्रगति नाम के एक निबंध से हुई है, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एनसीएफ 2005 के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नए एक टॉपिक के साथ, और नोट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।